प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के स्रोत। हमने सारे स्रोत पढ़ लिए कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं कि अनुसूची क्या है। शेड्यूल्स, अनुसूची ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि एक अनुसूची बनाकर अनुसूची उसकी सूची बना करके उसमें कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट की गई हैं कि जैसे मान लीजिए उनका वेतन देना है, भत्ता देना है, या राज्यों से और केंद्र से जो संबंध है उसको स्थापित करने हैं। तो उन सब विषयों को अलग अलग करके या अलग अलग विषयों को अलग अलग अनुसूचियों में रखा गया है। वही एक प्रकार से क्या बना दिया है, इन्होंने अनुसूची बना दिया है। तो मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 अनुसूची और बाद में जोड़ी गई। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो वही हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूची और जोड़ी गई। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। प्रत्येक अनुसूची के अलग अलग विषय हैं। अब देखते हैं कि पहली अनुसूची क्या कहती है। प्रथम अनुसूची के विषय, अर्थात पहली अनुसूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, क्या क्या रखा गया है। इसमें भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली अनुसूची में बताया गया है कि केंद्र और राज्यों का प्रावधान है कि भारत में कितने राज्य होंगे, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इन सब का प्रावधान करके पहली अनुसूची में रख दिया गया। अब द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है, सेकंड अनुसूची में कहा गया है कि इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आज सब महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वेतन एवं भत्तों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है, द्वितीय अनुसूची में, कि वेतन कितना देना है, भत्ता कितना देना है, इससे संबंधित कोई भी बात है तो वो सब द्वितीय अनुसूची का विषय है। तृतीय अनुसूची के देखिए, अब तृतीय अनुसूची में यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या रखा गया है, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ लेने का प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में यह बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति किससे शपथ लेगा, किसको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ कब दिलाई जाएगी, ये सब विषय जो है तृतीय अनुसूची में बताए गए हैं। चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के सदस्यों के सीटों का प्रावधान है। चौथी अनुसूची महत्वपूर्ण है। चौथी अनुसूची आपको समझने का विषय है। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से राज्यों के सीटों का प्रावधान है। अर्थात एक तो लोकसभा होती है, जिसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि लोकसभा में चुनाव होता है सांसदों का और वो चुनकर आते हैं। दूसरी होती है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका तो चुनाव इस तरीके होता नहीं है कि आम पब्लिक जाने। तो उनका जो चुनाव होता है राज्यसभा का, वो सांसद और विधायक के माध्यम से जो आ जाते हैं। अब क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का एक निर्धारित सीट है कि इस राज्य से इतने राज्यसभा सांसद चुनकर आएंगे। तो इसी प्रकार चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में कि कितने सीटें किस राज्य के लिए आवंटित की जाएंगी, वो चीज़ें चौथी अनुसूची में बताया गया है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से सदस्यों के सीटों का प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची देखिए, पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों, आप लोग समझते हैं एक हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि अगर अनुसूचित जाति का वो नाम लिया जाए तो हम लोग सीधे सीधे शेड्यूल कास्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उससे शेड्यूल कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अनुसूचित का मतलब समझिए क्या है, अनुसूचित जातियों। अनुसूचित का मतलब ऐसी जनजातियां जिनकी एक सूची बना दी गई है। अनुसूचित
यानी कि ऐसी जनजातियों जिसकी एक अनुसूची बना दी गई है कि इस अनुसूचित करके कि इनकी इन जनजातियों के क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों, अर्थात ऐसे क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार कर दी गई है कि इस क्षेत्र में जो है प्रशासन किस तरीके चलाया जाएगा और नियंत्रण किस तरीके चलाया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत घने जंगल हैं, जहां पर बहुत से जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, तो वहां पर सभी लोगों को, आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहां का शासन प्रशासन दूसरे हिसाब से चलाया जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। अभी आपने देखा वो पूरे भारत के लिए लागू था कि वो अनुसूचित ऐसे कोई क्षेत्र अनुसूचीबद्ध कर लिए जाएंगे और जहां पर प्रशासन और नियंत्रण उसके हिसाब से चलाया जाएगा। और 6वीं अनुसूची कहा गया इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के लिए, क्योंकि ये विशेष रूप से जो ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ही घने जंगल हैं, वहां की प्राकृतिक संपदाएं हैं, तो इसलिए इसको अनुसूचीबद्ध किया गया है और इसको 6वीं अनुसूची में डाला गया है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कि वहां के लोगों पर कैसे शासन किया जाएगा, कैसे प्रशासन चलाया जाएगा। 7वीं अनुसूची देखिए, 7वीं अनुसूची क्या कहे? इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करने वाली सूचियों का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भाई सभी का विषय अलग अलग बनाया गया है। पता लगा कि एक विषय पर संसद भी कानून बना दिया और दूसरे विषय पर राज्य का भी कानून बन गया, तो इसमें टकराव होने की स्थिति होती है। तो इसलिए जो है इन्होंने सूचीबद्ध कर दिया है सारी चीजों को कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस विषय पर राज्य सरकार बनाएगी। तो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करने वाली सूचियों का उल्लेख किया गया, जैसे संघ सूची। संघ सूची में जितने विषय है उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। समवर्ती राज्य सूची, राज्य सूची में जितने भी विषय डाले गए हैं उस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऐसी है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जब विरोध की स्थिति पैदा होगी जहां पर, वहां पर केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में डाली गई थी। वर्तमान में हमें लगता है 22 भाषाएं या फिर कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं। जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है कि वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचीबद्ध किया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं इस अनुसूची में रहेंगी। तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं, 22 या कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा देख लेना। और जो मूल संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब 9वीं अनुसूची देखिए, 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई जब जैसे जरूरत पड़ी। 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें ऐसे विषय रखे गए जिसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब नया नया संविधान बना था, कुछ विषय ऐसे थे जिसको आप मूलभूत अधिकारों में डाल दिए, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए। पहले क्या था कि किसी भी संपत्ति का जो था, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो गया था, मूल अधिकार में था। आज जब संपत्ति हमारा मूल अधिकार बन गई, अब राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को मान लीजिए हाईवे बनाने हैं, सड़क बनाने हैं, तो प्रॉपर्टी आपकी लेना है उसको। लेकिन वो व्यक्ति जो था, अब वो न्यायालय में चला गया, चुनौती कर दिया कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, प्रॉपर्टी ये हमारी ले ही नहीं सकते। तो जब ऐसा विवाद हुआ, उत्पन्न हुआ, तो इसको सरकार ने ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स अधिकारों से खत्म कर दिया। और उसी लिए फिर क्या बनाई गई, एक अलग से अनुसूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई
कैसे जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। अब संविधान में कोई भी फेरबदल की जाएगा तो वो संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही की जाएगा। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें ऐसे विषय रख दिए गए कि जिसे आप न्यायपालिका में चुनौती दे ही नहीं सकते हैं, जैसे भूमि सुधार संबंधी विषय। अब भूमि सुधार से कोई भी संबंधी विषय सरकार जिस हिसाब से काम करना चाहेगी वो करेगी। 10वीं अनुसूची पे आइए। 10वीं अनुसूची, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 52 संविधान संशोधन पर जोड़ा गया, अर्थात 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल अयोग्यता संबंधी विषय रखे गए। उस समय 80-85 के दौरान में बहुत ऐसा चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का था और इसमें चला जाए उसमें चला जाए, सरकार डामाडोल की स्थिति में रहती थी। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि जो है कोई नियम ही नहीं था। तो एक अनुसूची बनाकर, 10वीं अनुसूची बनाकर इसे जोड़ दिया गया कि दल बदल संबंधी कानून बना दिया गया कि अब अगर कोई भी व्यक्ति दल बदल करेगा तो उस पर ऐसा कानून लागू होगा और वो ऐसा नहीं कर पाएगा। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि प्रथम संविधान में संशोधन हमारा कब हो गया? 1951 में हो गया। फिर द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ, होते 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 1985 में कितने संशोधन हो गए भारतीय संविधान में? 52 संविधान संशोधन। 1992 आते आते 73 संविधान संशोधन। तो 11वीं अनुसूची क्या है कि इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया कि गांवों का जो प्रशासन चलाया जाएगा वो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से चलाया जाएगा। उसमें जो है कुल 29 विषय रखे गए, जिसमें ये पावर दी गई कि ग्राम प्रधान उस पर कानून बना सकता है। उसके बाद जो ये ब्लॉक खंड विकास समिति होती है इस पर कानून, उसके बाद जिला लेवल पर जो समिति होती है उस पे कानून ये अपने विषय बना सकते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका द्वारा प्रशासन करने की व्यवस्था की गई कि शहरों में जो नगर पालिकाएं होती हैं वो अपना शासन प्रशासन कैसे चलाएंगी और किस किस विषय पर वो कानून बनाएंगी। तो इसमें कुल 18 विषय रखे गए। तो आज हम लोगों ने देखा भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी अनुसूची हैं और कौन कौन से अनुसूची में कितने कितने विषय रखे गए हैं। इन सब को विषयों को आपको अलग अलग टॉपिक से देखना होगा और समझना होगा और इन सबको याद करना होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक अब अगला छोटा सा लेक्चर बचा हुआ है, कुछ प्रस्तावना के विषय में बताना है। 2-3 टॉपिक हैं, गणराज्य किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद अब हम लोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद पर ही आने वाले हैं, जहां से हमारा मूल संविधान शुरुआत होती है। संविधान को पढ़ने का एक इंटरेस्ट जागता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।